करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाता यही मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश। बंदो तुलसीदास पुनि कागभूषुंड खगेश। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरपाम। चार ललन चारो लली, तुलसी करत प्रणाम। जानकी जीवनम वंदे, मांडवी प्राण वल्लभम। उर्मिला रमणम वंदे, कीर्तिकांतम नमाम्यहम्। बालचरित कहि विविध विधि मन मह परछाह। मुनिया कहि रघुबीर काहू। सुभग भूप वीर नट मागध भाता। यह मानव जीवन है, जग में मजुल पुण्य कमाते चलो। यावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान भावन शंकर जी श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के रचयिता अहर्निश गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास पूज्य चरण पंडित दीक्षित जी महाराज एवं तृतीय लिंक में हम जिन्हें सुन पाएंगे पंडित शर्मा जी महाराज मानस भूषण। आइए भगवान श्री रामचंद्र जी की महान अनुकंपा से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। कल कथा के क्रम में हमने दर्शन किया था, गोस्वामी जी महाराज ने भगवती सीता के निवास का सुंदर वर्णन किया। सिय निवास सुंदर सदन शोभा किनि कही जाती। माता सीता जी का जो निवास स्थान है, सीता जी का जो भवन है, सदन है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा मानसकार ने कहा। भवन के वर्णन के साथ ही अथवा अग्रिम पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज ने उस भवन के दरवाजों का वर्णन करते हुए कहते हैं, सुभग द्वार सब कुली से कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा।
सभी भवनों के किवाड़ दरवाजे अत्यंत ही सुंदर हैं। और जो दरवाजे किवाड़ लगे हुए हैं, दरवाजों में जो किवाड़ लगे हुए हैं वो वज्र के बने हुए। द्वार पर भूप भीड़ राजाओं की बड़ी भीड़ है। राजाओं के साथ साथ नट, मागध और भाट लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित है। दरवाजे की सुंदरता जो है वो होती है किवाड़ से, और महल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां जनकपुर के भवनों में जो दरवाजे लगे हुए हैं, किवाड़ लगे हुए हैं, वो अत्यंत ही मजबूत है। कहा गया सुभग द्वार एक तो सुंदर है, सुंदरता का वर्णन हो नहीं सकता, सुंदरता के साथ साथ मजबूती भी अति आवश्यक हुआ करती है। बहुत मजबूत दरवाजे, बहुत मजबूत कपाट ऐसे भवनों में लगे होते हैं जहां बहुतायत मात्रा में संपदाएं होती हैं। दरवाजों को देखने से ही उस भवन के ऐश्वर्य का अनुमान लगाया जा सकता है। किन्हीं किन्हीं टीकाकारों ने वज्र का अर्थ हीरा भी किया है। हीरे जड़े हुए हैं, कपाट तो बने हैं सोने के, लेकिन उसमें हीरे जड़े हुए हैं। इसका भी वर्णन संभव नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा राजमहल के खिड़की और झरोखों में जो किवाड़ लगे हैं उनका वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया है। वहां भी वज्र और हीरे लगे हुए हैं, मणि लगे हुए हैं। अभी जिस दरवाजे की चर्चा चल रही है, सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा, यह राजमहल का मुख्य दरवाजा है, सिंह द्वार जिसे कहते हैं। और यहीं पर राजाओं की बड़ी भीड़ लगी है। नट, मागध और भाट बड़ी संख्या में उपस्थित है। राजाओं की भीड़ का कारण, जैसा कि विद्वान कहते हैं, दो कारणों से राजाओं की भीड़ लगी है। वैसे जब अभी हम भीड़ की चर्चा कर रहे हैं तो इस समय स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए जो राजागण आए हैं वो अभी मुख्य द्वार पर पहुंचे नहीं है। भाग लेने के लिए आने वाले राजा के द्वार पर नहीं आए हैं, अभी तो वो तालाब किनारे ठहरे हुए हैं। फिर जिन राजाओं की भीड़ राजद्वार पर लगी है, ये राजा कौन है? ये भी आए हैं स्वयंवर में, लेकिन भाग लेने के लिए नहीं आए हैं। ये साधु राजागण हैं जिनके विचार उत्तम हैं, अच्छे विचार जिनके हैं। धनुष तोड़कर सीता जी के साथ ब्याह करना जिनका उद्देश्य नहीं है। सीता स्वयंवर के अवसर पर देश देश के भूपति नाना बड़ी मात्रा में जो आए हैं, उसमें मोटे तौर पर एक गिनती के अनुसार दुष्ट राजाओं की संख्या 10,000 कही गई है। जो भूप सहस्र 10 एक ही 12, ये दुष्ट राजा लोग हैं। लेकिन उस सभा में साधु राजा भी तो आए हैं, और जितने साधु राजा आए हैं वे सब वहां रुके नहीं हैं तालाब के किनारे। ये सब राजद्वार पर पहुंचे, इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि ये साधु वृत्ति के लोग हैं। ये स्वयंवर देखने के लिए आए हैं, सीता पाने के लिए नहीं। तो जब स्वयंवर देखने के लिए आए हैं तो ये सम्मान पूर्वक कुछ भेंट सामग्री विदेह राज जनक जी को समर्पित करने के लिए मुख्य दरवाजे पर आए हैं। इसलिए महाराज जनक से मिलेंगे,
सौजन्य मुलाकात होगी उनकी, इसलिए बड़ी भीड़ राजाओं की लगी हुई। अब नट, मागध और भाट, भाट को लोक भाषा में, गांवों की भाषा में राव भी कहते हैं। किसी किसी समाज, अलग अलग समाज में उनकी संज्ञा अलग अलग हो सकती है। भाट का तात्पर्य राव ही है, और नट, मागध और भाट ये तीनों वंश प्रशंसक ही हैं, और वंशों की प्रशंसा करना यही इनकी आजीविका है। ये तीनों वर्गों के लोगों की जिंदगी पूरी तरह राजाओं के ऊपर आश्रित हुआ करता है। उन दिनों में इनकी संख्या बहुत थी। इनकी संख्या यहाँ भीड़ के रूप में जो दिखाई दे रही है, ये एक बात को और स्पष्ट करता है। वो बात है विदेहराज जनक की उदारता। विदेहराज जनक की उदारता को सिद्ध करता है। ये वंश की प्रशंसा करते हैं, चंद्रवंश की। विदेहराज जनक के पूर्वजों की यशोगाथा गान करते हैं, और उसके बदले इन्हें पुरस्कार प्राप्त होता है। यही इनकी आजीविका है। तो यशोगान करने के लिए आए हैं, क्योंकि अवसर भी शुभ है, बेटी का विवाह है। ऐसे अवसर पर ये आए हुए हैं। कुछ इसी तरह का वर्णन अयोध्या में भी प्राप्त होता है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जब जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तब मागध सूत बंदे गुण गायक, पावन गुण गा वही रघुनायक। पावन गुण गावही रघुनायक। रघुनायक शब्द की व्याख्या दो तरह से की जाती है। वहां रघुनायक का एक तात्पर्य रामचंद्र जी, और दूसरा तात्पर्य महाराज दशरथ। महाराज दशरथ का यशोगान, अथवा दशरथ के पूर्व जितने राजा हुए वंश प्रशंसक हैं ये, तो वंशावली का यशोगान ये करते हैं। ठीक इसी तरह जनकपुर में सीता स्वयंवर के अवसर पर भी ये सब लोग चंद्रवंश का यशोगान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं निवेदन करूं, ये नट, मागध, सूत और भाट जिनकी चर्चा आती है, ये है कौन? इस संबंध में हमारे शास्त्र क्या कथन करते हैं, वो मैं निवेदन करूं। पुराणों के अनुसार एक संकर जाति, बहुत विनम्रता पूर्वक बात रखूं, पुराणों के अनुसार एक संकर जाति जिनकी उत्पत्ति मालाकार पिता और शूद्रा माता से माना जाता है। एक दूसरी बात और कही गई है पुराणों में, प्राचीन काल की एक संकर जाति जिनकी उत्पत्ति शौचिकी स्त्री, शुद्ध करने वाली, वस्त्र शुद्ध करने वाली स्त्री, इसका तात्पर्य हुआ रजक। रजक जाति की माता और सौंडिक पुरुष, सौंडिक को सौंडीर भी कहते हैं, इसकी जाति नहीं लिखी गई, इसका स्वभाव लिखा गया है। बहुत अहंकारी या घमंडी पिता और रजक माता, इन दोनों से उत्पन्न जो संतान होते हैं, ये पुराणों के अनुसार नट कहलाते हैं। इनका परंपरागत जो धंधा है, काम है, ये गाना बजाना है, और गा बजाकर ये आजीविका प्राप्त करते हैं। इस तरह नट के संबंध में ग्रंथों का वर्णन प्राप्त होता है। आगे मागध, ये मागध कौन है? तो वैश्य पिता,
वैश्य पिता और क्षत्रिया माता से उत्पन्न संतान, अलग अलग वर्णों के माता और पिता हो रहे हैं। यहाँ पर वैश्य वर्ण का पिता हो और उससे उच्च वर्ण अर्थात क्षत्रिय वर्ण की माता हो, इससे जो उत्पन्न संतान होते हैं ये मागध कहलाते हैं। ये भी राजा की वंश परंपरा से ही आजीविका प्राप्त करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है नट में और मागध में। यद्यपि नट भी नृत्य गान करते हैं, गाना बजाना करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी नहीं है कि राग और ताल में ही गाएं बजाएं। सामान्य रूप से भी गा बजाकर निकल जाते हैं, लेकिन ये मागध जो होते हैं ये राग और ताल में, माने संगीत शास्त्र के ये जानकार होते हैं। संगीत शास्त्र की गान विधा के आधार पर ये राजाओं का यशोगान करते हैं, इसे कहते हैं मागध। सूत क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान सूत कहलाते हैं। इनको पौराणिक भी कहा जाता है। ये भी वंश प्रशंसक ही हैं, लेकिन नट और मागध से हटकर ये वंश की प्रशंसा करते हैं। नट और मागधों की जो भाषा होती है ये लोक भाषा हो सकती है, लेकिन सूत जो होते हैं ये श्लोकों में वंश की प्रशंसा करते हैं और इससे आजीविका पाते हैं। अंत में आते हैं भाट। भाट को बंदी भी कहा जाता है और ये भी बिरुदावली का गान करते हैं, वंश की प्रशंसा करते हैं, लेकिन ये कविता में करते हैं, लोक भाषा में और कविता में, कवित्व में, और इससे ये आजीविका पाते हैं। तो बड़ी मात्रा में नट, मागध और भाट उपस्थित है। ये यशोगान करेंगे विदेहराज जनक जी का, उनके पूर्वजों का नाम ले लेकर, और फिर उससे पुरस्कार प्राप्त करेंगे। इस तरह बड़ी भीड़ सिंह द्वार पर लगी हुई है। सिंह द्वार का वर्णन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज जिस बात का वर्णन करते हैं, अभी सारा वर्णन जनकपुर के ऐश्वर्य को सिद्ध करने वाला ही है। बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गयरथ संकुल सब काला। राजद्वार के पास ही, निकट में ही, घोड़े और हाथियों को रखने के लिए बड़ी विशाल है शाला, माने घुड़साल, और हाथियों के लिए गजशालाएं बनी हुई है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज, हय गय रथ, हाथी भी बड़ी मात्रा में है, घोड़े भी बड़ी मात्रा में है और रथ भी बहुत मात्रा में है। सबका जमघट है और कभी रहता है कभी नहीं रहता है, ये बात नहीं। हय गय रथ संकुल सब काला, हर समय बड़ी मात्रा में हाथी, घोड़े और रथ विद्यमान रहते हैं। विशाल कहा गया हाथी शाला को और घुड़साल को विशाल। वैसे भी हाथी भारी भरकम होता है। एक हाथी के लिए कितना स्थान चाहिए अनुमान लगाया जा सकता है, और जिसके यहाँ बहुत से हाथी घोड़े हो, वर्णन आता है कि प्रभु श्री सीतारामचंद्र जी महाराज का जब विवाह होगा, पानी ग्रहण जब होगा, तब विदेहराज जनक 1
किस्म के घोड़े देते हैं दहेज। 1 लाख घोड़े और 10,000 हाथी और 25,000 रथ दहेज में दिए। ये तो जो दहेज में दिए उनकी गणना है। दहेज में देने के बाद भी अनुमान लगाया जा सकता है उससे कई गुना ज्यादा जनकपुर में विद्यमान हो रहा होगा। तब इतने हाथी और घोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जिन शालाओं की आवश्यकता पड़ेगी वो कितने बड़े, कितने लंबे, कितने चौड़े और कितने ऊंचे रहे होंगे, क्योंकि एक ही लाइन पर भी बांधे नहीं जाएंगे। सामान्य तौर पर हम गांवों में देखते हैं डेयरी फार्म में अथवा किसानों के घर में भी 2-2, 3-3, 4-4 लाइन में गाय और भैंसे बांधी जाती। अब राजा के यहाँ बड़ी मात्रा में जब हाथी घोड़े हैं तो कई कई पंक्तियों में ये हाथी घोड़े बांधे जाते रहे होंगे। अस्तु बनी विशाल बाजी गजसाला। यहाँ काव्य पंक्ति के आरंभ में ही बनी कहा गया है। बनी विशाल। बनी शब्द भी सुंदरता की ओर संकेत करता है। बनाया गया है, विशाल बनाया गया है, यह अर्थ तो बनता ही है, लेकिन सजाकर बनाए गए हैं, सुंदर बनाए गए हैं, हाथी और घोड़ों के लिए सुविधाजनक बनाए गए। वर्तमान में भी हम देखते हैं कई लोग जो गौ पालन करते हैं वो अपनी गायों को इतनी बढ़िया सुविधा प्रदान करते हैं कि सामान्य तौर पर उन सुविधाओं में लोग नहीं रहते जिन सुविधाओं में गौ माता रखी जाती है। सामान्य लोग ऐसा जब करते हैं तब राजा के यहाँ की सुविधा क्या रही होगी। तो बड़े सुंदर गजशाला और घुड़साल ये बने हुए हैं, सब काल में रहते हैं, कभी इनकी कमी नहीं पड़ती है। दहेज के समय जो घोड़े और रथ विदेहराज जनक ने दिए, मैं इस पर विचार कर रहा था। 1 लाख घोड़े दिए और 25,000 रथ दिए, माने प्रत्येक रथ के लिए 4-4 महाराज ने दिए होंगे। अथवा अगर 2 घोड़े रथ में जोते गए होंगे तो 25,000 रथ में 50,000 घोड़े और फिर 50,000 घोड़े जो बचे वो पैदल सिपाहियों के लिए दिए होंगे, क्योंकि सेना चतुरंगिनी होती है, 4 प्रकार की सेना होती है, उसमें पैदल सिपाही भी होते हैं। खैर बात जो भी रही हो, लेकिन बड़ी मात्रा में ये सब वहां विद्यमान है जो सदा रहते हैं। सूर सचिव से नप बहुते रे नृप गृह सरीस सदन सबके रे। अभी राजमहल की चर्चा चल रही है और राजमहल के आसपास क्या क्या विद्यमान है उसका वर्णन गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। राजमहल के पास ही है शाला और गजशाला का दर्शन हमने किया और वहीं पर फिर पास में ही सूर, जो सूरवीर हैं, लड़ाके सैनिक, सूर सचिव सेनप बहुते रे, सूरवीर सैनिक, और उसके बाद कहा सचिव मंत्रीगण, फिर कहा सेना मतलब सेनापति, ये बड़ी संख्या में है।
इनका निवास स्थान भी राजद्वार के पास ही है। क्या सुंदर व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था। कोई भी दुश्मन जब वार करता है तो राजमहल में वार करता है। राजमहल में जाने के पहले उनको निपटना पड़ेगा शूरवीरों से, सेनापतियों से, और तुरंत निर्णय लेने के लिए वहीं पर मंत्रियों का निवास स्थान भी बना हुआ। क्या सुंदर दूरगामी विचार विदेहराज जनक का। ऐसा दूरगामी विचार अगर किसी राजा का हो तो वह राजा कभी किसी दुश्मन से कहाँ हार पाएगा। दुश्मन के सारे रास्ते महाराज ने बंद करवा दिए। इससे विदेहराज जनक की जो सैन्य क्षमता है उसका भी पता चलता है। सैनिकी सामर्थ्य और वैभव को दिखाया गया है। एक निवेदन और करूं, गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं, शूरवीरों के, मंत्रियों के और सेनापतियों के लिए ही बहुतेरे कह दिया। सेनापति बहुत से हैं, तब सैनिक का क्या अनुमान लगाया जाए। एक सेनापति के अधीन कितने सैनिक होंगे, और सबका निवास स्थान, सबका भवन है कैसा। तो बोले नृप गृह सरिस सदन सबके रे। जिस तरह का भवन विदेहराज जनक जी का है, ऐसा ही भवन जनकपुर में सैनिकों के हैं, मंत्रियों के हैं और सेनापतियों के। विचार किया जाए तो ऐसा लगता है कोई दुश्मन अगर राजा के किले में युद्ध करने की नियत से आएगा और एक ही नमूने के बहुत सारे भवनों को जब देखेगा तो वह तो जान ही नहीं पाएगा कि वास्तव में राजा का भवन कौन सा है। जैसे आज भी देखा सुना जाता है, विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब कहीं आते जाते हैं तो एक ही नंबर के, एक ही रंग की बहुत सी गाड़ियां एक साथ दौड़ती है। नंबर भी गाड़ियों का एक सा ही होगा, रंग भी गाड़ियों का एक सा ही होगा, और फिर उससे पता ही नहीं चल पाता दुश्मन को कि वास्तव में राष्ट्राध्यक्ष किस गाड़ी में बैठा हुआ है। इसी तरह भवन जो होते हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति भवन, तो राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे होते हैं, पता ही नहीं चल पाएगा कि महोदय किस समय किस भवन में विराजमान है, कहाँ सो रहे हैं, पता ही नहीं चलता। सुरक्षा की दृष्टि से यह अति उत्तम है। इसलिए सैनिकों के, मंत्रियों के, सेनापतियों के मकान जनक जी के भवन जैसे बने हुए हैं। गोस्वामी जी महाराज का वर्णन गजब का सूर सचिव सेना, सैनिक और सेनापति के बीच में सचिव को दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ओर सैनिक है और दूसरी ओर सेनापति हैं और बीच में मंत्रीगण हैं। ऐसा इसलिए कि मंत्रीगण आवश्यकता अनुसार सैनिकों के साथ भी और सेनापतियों के साथ भी बराबर मेल जोल बना सके। बीच में दोनों से इनका मेल जोल बना रहेगा, और जब मंत्रियों का संबंध निरंतर सेनापति और सैनिकों से रहेगा। यहाँ एक बात निवेदन करूं, कोई मंत्री सेनापति से भी मिल रहे हैं और सैनिक से भी मिल रहे हैं तो इससे सैनिक का उत्साहवर्धन होता है। हमारे मंत्री कितने महान हैं, कितने सज्जन हैं कि सेना
सेनापति से तो मिलते ही हैं, हम जैसे छोटे राज्य कर्मचारियों से भी उसी तरह मिलते हैं, संपर्क करते हैं, हमसे भी प्रेम करते हैं, हमें दुलार करते हैं। इतने बड़े पद में, मंत्री के पद में बैठे हुए होने के बाद भी हमसे संपर्क। सैनिकों का उत्साहवर्धन होता है, और जिस देश में, जिस राज्य में सैनिक उत्साहित होते हैं, महान से महान दुश्मन भी उस राज्य का कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसी उत्तम व्यवस्था विदेहराज जनक जी ने बना करके रखी है। बीच में सचिव का निवास होने का यह प्रधान कारण। दूसरी बात, आवश्यकता पड़े तो बहुत दूरी नहीं है सेनापति और सैनिक के बीच में। एक किनारे सैनिक, दूसरे किनारे सेनापति, और सेनापति को जब अतिशीघ्र किसी आदेश देने की जरूरत पड़े तो बिना विलंब के वह अपने सैनिकों को आदेश दे सकता है, त्वरित कार्यवाही होगी, विलंब का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि जब सैनिक और सेनापति तथा मंत्रियों का निवास स्थान भी राजा जैसा है, कल मैंने निवेदन किया था, साम्यवाद का दर्शन करना हो अगर तो जनकपुर का दर्शन करना चाहिए। हर मामले में जहां की प्रजा राजा की समानता कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि जब भवन अपने जैसा दिया, विदेहराज जनक ने अपने जैसे भवन जब सैनिकों को दिए, तो यहाँ अपने आप स्पष्ट है कि वेतन भी अच्छा रहा होगा। जो अपने जैसा भवन सैनिकों को दे सकते हैं, वो वेतन तो पर्याप्त देंगे, और किसी राज्य के राज्य कर्मचारियों का वेतन जब संतोषजनक होता है, तो यहाँ एक बात मैं निसंदेह कह सकता हूं, भ्रष्टाचार नहीं होती। क्या करेगा, क्यों करेगा? जब पर्याप्त मात्रा में धन योग्यता के अनुकूल किसी कर्मचारी को मिल रहा हो, तो भ्रष्टाचार क्यों करेगा? और वैसे भी हमने पहले दर्शन किया है, ये सब के सब धर्मात्मा है। जनकपुर के लोग धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणवान हैं, सारे गुण इनमें विद्यमान है। और कभी हमने अपने विद्यार्थी जीवन में अपने टीचर से सुना था कि वेतन शून्य पदों से चोरों की सृष्टि होती, वेतन शून्य पदों से चोरों की सृष्टि होती है। इसलिए वेतन पर्याप्त मात्रा में निसंदेह विदेहराज जनक अपने राज्य कर्मचारियों को देते रहे होंगे। जो इतना सुंदर भवन, केवल भवन दिखाने के लिए ही नहीं, जो सुविधाएं विदेहराज जनक जी के भवन में है, वही सुविधाएं सैनिकों के भवन में है, वही सुविधाएं मंत्रियों के भवन में है, और वही सुविधाएं सेनापतियों के भवन में। इस तरह का वातावरण जनकपुर का पूर्वाहेर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। गोस्वामी जी महाराज ने वो तालाब की चर्चा के बाद ही, तालाब की चर्चा करने के बाद उस प्रसंग को वहीं छोड़ा था, और जनकपुर के बाह्य और आंतरिक सुंदरता का वर्णन करने लगे थे। अब पुनः वहीं से कथा को आरंभ कर रहे हैं। पूर्वाहेर सर, भाई अभी तो हम अंदर प्रवेश कर गए थे ना जनकपुर में, अब पुनः बाहर जा रहे हैं, जहां पर पूर्वाहेर सर सरित समीपा उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा। पहले हमने दर्शन किया था
पुर रम्यता राम जब देखी, नगर की बाह्य रम्यता को जब राम ने देखा तो भाई लक्ष्मण के सहित विशेष रूप से प्रसन्न हो गए थे। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चौपास। और उसके बाद श्री राम जी का नगर के बाहर की रमणीयता का दर्शन करने का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। उसके बाद में फिर नृप गृह सरिस बदन सब केरे, ये कथा हो चुकी है। आइए, राजागण बड़ी मात्रा में पुर बाहिर सर सरित समीपा, स्वयंवर में भाग लेने के लिए जो राजागण आए हुए हैं वो बड़ी संख्या में पधारे हुए हैं अपने दल के साथ। अब यहाँ जिस राजा का जैसा ऐश्वर्य उसके साथ वैसी भीड़ रही होगी। अपने ऐश्वर्य के अनुसार राजागण अपना सैनिक, अपना दल, हाथी, घोड़े, ऊंट और बैल आदि लेकर पधारे हुए हैं। अब एक तो राजा लोग बड़ी संख्या में, और दूसरी बात उनके साथ बहुत से जानवर हैं, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं। अब ये लोग कुआं का पानी कैसे पिएंगे? जनकपुर के बाहर तो तालाब की भी चर्चा शुरू में हुई है, नदी की भी, बावलियों की भी और कुएं की भी। तो कुएं और बावली इनसे तो गुजारा नहीं हो सकता। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि का बाल्टी से निकाल के कौन कितना पिलाएगा? संभव नहीं है। इसलिए कहा गया पूरे बाहिर सर सरित समीपा, स्वयंवर सभा में भाग लेने के लिए जो राजागण बड़ी मात्रा में आए हुए हैं वो नदी और तालाब के किनारे रुके हुए, ताकि अपने वाहनों को आसानी से जल आदि पिला सके, स्नान करा सके। आइए, समय पूर्णता पर अस्तु यहीं आदरणीय पटेल जी को सादर आमंत्रित करते हुए वाणी विराम, शेष चर्चा अगली कथा में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सूक्ष्मतम अध्ययन और विशाल वर्णन, विस्तृत वर्णन आपके द्वारा। जब रामचरितमानस पढ़ने बैठो, चाहे मास पारायण पढ़ो चाहे नवान पारायण पढ़ो, पता ही नहीं चलता भगवान की